friends, hi, this is Apurva and I welcome you to Civils Tube. I hope you all are good. तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सेशन होगा, आज का जो सेशन होगा, इसमें हम हमारी जो मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी चल रही है, एमपी की ज्योग्राफी, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले मुझे काफ़ी सारे बच्चों के जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करना है, तो सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में आज के जो सेशन है उसके अंदर बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये कि जो मेरा चैनल है सिविल्स ट्यूब, इस पर मैं आगे कंटिन्यू रखूँगी अपना पढ़ाना, स्पेशली फॉर एमपीपीएससी। ओके, तो जिनके भी ये डाउट है कि अनअकैडमी मैंने ज्वाइन कर लिया है तो अब इस चैनल पे कोई वीडियो नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस चैनल पे कंटिन्यूअसली अपने आगे के वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। सेकंड चीज़ ये कि कुछ डिले हुआ जिसके कारण काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगा, तो मैं इस चीज़ से रिलेटेड भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि देखिए फ्रेंड्स, ये अभी मेरी एक दूसरी भी जॉब है, अभी ये भी मेरा चैनल है और मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी ही करूँगी, क्योंकि ये मेरा ड्रीम था कि एमपीपीएससी के लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो मुझे किसी भी तरीके से ऐसे वीडियोस बनाना है। ओके, तो तब आप कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होती है। मेरे साथ भी थोड़ा सा वही हुआ है, थोड़ा सा मुझे स्केड्यूल तैयार करना थोड़ा सा अनईजी हो रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्टी है, जो थोड़े से दिन की और बात है, फिर बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगी। सेकेंड चीज़ ये कि जब मैं एमपी के वीडियोस लगाती हूँ या शायद मैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के भी वीडियो लगाऊँ, दोनों वीडियोस जब मैं लगाती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ के अलग अलग सोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज, आपको सबको पता है कि एमपी का मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, तो आप समझ सकते हैं जब मैं इतनी डिटेल में पढ़ा रही हूँ तो कोई मेरे को एक सोर्स से या कोई एक ही जगह से या दो जगह से ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मैं मल्टीपल सोर्सेज पढ़ती हूँ, मल्टीपल बुक्स पढ़ती हूँ, देन मैं आपके लिए पीपीटी तैयार कर पाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मुझे एक वीडियो की पीपीटी तैयार करने में 7 to 8 आवर्स तक लग जाते हैं। तो डेफिनेटली ये जो चीज़ है एमपी के जो वीडियोस बनाना, ये मेरे लिए थोड़ा सा हैवी टास्क होता है और मुझे थोड़ा सा कंटेंट तैयार करने में टाइम लग रहा है। इट डजेंट मीन कि मैं इसके लिए काम नहीं कर रही हूँ या मैं आपकी वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि मैं वीडियोस आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी, तो आप आपका ये जो सोच है उसको चेंज कर लीजिए। इस पर मैं अपने वीडियोस आगे कंटिन्यू रखूँगी। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के वीडियोस बनाने में भी मुझे टाइम लगता है। वो ये क्योंकि लास्ट कुछ ईयर्स में हम पेपर देखते हैं एमपीपीएससी एज वेल यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इन डिटेल आते हैं, तो मैं बहुत सारी बुक्स रेफर करती हूँ। पियर्सन की जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की है वो, उससे भी मैं नोट्स बनाती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझती हूँ, आप भी थोड़ा सा मुझे समझिए और थोड़ा सा कोऑपरेट करने की कोशिश करिए। ये कुछ दिनों की बात है, फिर मैं आपको बिल्कुल अच्छे से सारे वीडियोस अवेलेबल करवाऊंगी। और यदि आपके कोई भी ऐसे डाउट है, और काफ़ी सारे यदि ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके बहुत सारे डाउट हैं और मुझसे बात करना चाहते हैं, तो हम एक दिन का लाइव सेशन रखेंगे यूट्यूब पे और उसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी, तो आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। सेकेंड चीज़ ये कि एमपी के अंदर जो चैप्टर 10 ऐड हुआ है, जिसके अंदर हमको बॉडीज पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, काफ़ी सारी तरीके की बॉडीज पढ़नी है। यूपीएससी हो गया, एमपीपीएससी हो गया, कैट हो गया, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है। वो टॉपिक मेरा अनअकैडमी पे मैं कवर कर रही हूँ। इंडियन पॉलिटी का जो सेशन होता है रोज 11 बजे, उसके अंदर अल्टरनेट डे होता है, तो आप वो सेशन अटेंड करिए, तो आपकी प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी वहाँ पर हो जाएगी। तो आप वो लेक्चर भी अटेंड करिए, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा। एज वेल एज एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में वहाँ पर लाइव पढ़ाती हूँ, तो आप वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ, तो आप वहाँ पर मेरा वो लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सुबह रोज करंट अफेयर और एडिटोरियल डिस्कशन रहता है, तो आप वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। एज वेल एज शाम को रोज 5 बजे अनअकैडमी का जो प्लेटफॉर्म है उस पर मेरी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर होता है, जो भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दे रही हूँ। एज वेल एज मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है सिविल्स ट्यूब के नाम से है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मेरे फर्दर वीडियोस की इंफॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी, सिविल्स ट्यूब पे मैं क्या लगाने वाली हूँ वो भी, एज वेल एज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मेरा क्या लेक्चर होने वाला है वो भी।
ओके, तो आप वो जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं उस पर अपडेट्स आपको देती रहूंगी, एज वेल एज जो करंट अफेयर और एडिटोरियल है उसकी पीडीएफ्स भी वहां पर अवेलेबल रहेगी। क्लियर है सबको? और किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी। और काफी सारे स्टूडेंट्स की अभी ऐसी रिक्वेस्ट रहती है कि हमको कोई लाइव सेशन में आपको प्रॉपरली मुझसे बात करनी है टॉपिक से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो हम एक इस तरीके का लाइव सेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी, टेलीग्राम दोनों की लिंक्स अवेलेबल है, तो आप दोनों चीज़ों पे मुझे फॉलो करिए और ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं आपको सारी अपडेट्स दे सकूं। गॉट इट? तो आज का जो हमारा सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टुडेज लेक्चर। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो हम इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। अलग अलग जो बेसिन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, किस किस तरीके का रिवर सिस्टम हमको देखने के लिए मिलता है, कौन सी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सॉरी, रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सिविलाइजेशन में, कल्चर में और किसी भी रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यदि हम एंशियंट टाइम की बात करें तो रिलीजियस, कल्चर और ट्रेड सेंटर कहाँ इस्टेब्लिश होते थे? बैंक्स ऑफ रिवर पे। यदि तब आपको याद हो कि जब हमने हिस्ट्री पढ़ा था, मध्य प्रदेश की हमने हिस्ट्री देखी थी, तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि देखिए आपको मैक्सिमम जो सेटलमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, आदमगढ़ हो, हथनौर हो, कोई भी प्लेसेस हो, वो आपको कहाँ देखने मिलेगी? कायथा हुआ, काफ़ी सारी हमने प्लेसेस देखी थी और मैक्सिमम जो प्लेसेस थी वो कोई ना कोई रिवर के बैंक पे थी। मैक्सिमम जो जगहें थी वो नर्मदा रिवर के आसपास थी, नर्मदा रिवर है समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपको हथनौर देखने मिल रहा था, आदमगढ़ देखने मिल रहा था, तो इस जगहों पे आपको देखने मिल रहा था। एज वेल एज हमने ये देखा था कि चंबल रिवर के बैंक पे भी बहुत सारे साइट्स थी। ओके, तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है? कायथा वगैरह यहाँ पे चंबल के आसपास पड़ती है। तो हमने क्या देखा था कि मैक्सिमम जो साइट्स थी हमको कहाँ मिलती है? रिवर के आसपास मिलती हैं। तो जो रिवर्स है वो किसी भी सिविलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये जो सेशन है इसमें हम रिवर्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, यदि हम एमपी के कंटेक्स्ट में बात करें तो एमपी में रिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। ड्रिंकिंग वाटर तो अवेलेबल करवाती है, हमारी डेली यूज़ का वाटर भी रिवर से ही आता है, एज वेल एज इरिगेशन, हाइडल पावर जनरेशन, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, जब इकोनॉमिक्स का जब पार्ट स्टार्ट होगा तब। इसके बाद में वाटर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, तो इन सारी चीज़ों के अंदर रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एमपी के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यदि हम एमपी के कंटेक्स्ट में रिवर्स की बात करें तो एमपी में अराउंड 200 रिवर्स है जो ओरिजिनेट होती है, इसलिए एमपी को हाउस ऑफ रिवर्स कहा जाता है। तो हमारे यहाँ की जो रिवर्स है उनका क्या रहता है कि वो हमारे स्टेट से बहकर दूसरे स्टेट जाती है और उसके बाद में सी में, ओशियन में जाकर मिलती है। तो इसलिए ओरिजिनेट यहाँ से होती है फिर दूसरी जगह जाती है, इसलिए इन मध्य प्रदेश को कई बार नदियों का मायका भी कहा जाता है। ओके, हाउस ऑफ रिवर एज वेल एज नदियों का मायका कहा जाता है मध्य प्रदेश को। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो अराउंड 200 रिवर्स हमारे यहाँ पर हैं, जिसमें से 150 रिवर्स यहाँ पर ओरिजिनेट होती हैं। यदि हम 10 रिवर्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में 10 ऐसी रिवर्स हैं जो काफ़ी बड़ी है साइज में और इंडिया की 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स मध्य प्रदेश में आती हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे रिवर सिस्टम की। रिवर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है? रिवर सिस्टम होता है, देखिए ये कोई बड़ी सी रिवर है, आप समझ लीजिए ये गंगा है। गंगा की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी होगी, इसमें यमुना मिलती है, घग्गर, गंडक, अलग अलग रिवर्स जाके मिलती है। तो ये रिवर्स जहाँ से भी बहती है, जिस भी रीजन में बहती है, ये एरिया को हम क्या बोलेंगे? रिवर सिस्टम। इसका एरिया, कैचमेंट एरिया, रिवर सिस्टम बोलते हैं हम इसको, कि रिवर्स कहाँ कहाँ से मिलकर आ रही है। ओके, तो इसी तरीके से हम मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट के अंदर रिवर सिस्टम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम, जब हम मैंने
सॉरी, मैं यहाँ पे एमपी का मैप रखना भूल गई, मैं इसी मैप के अंदर आपको बता देती हूँ। जब हम गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं तो देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे चंबल निकलती है और फिर वो यहाँ जाकर ऐसी यमुना बहती है, यमुना में जाके मिल जाती है। फिर इसकी भी कुछ ट्रिब्यूटरीज है, काली सिंध, सिंध, फिर यहाँ से बेतवा रिवर है जो डायरेक्टली इसमें जाकर मिलती है, केन रिवर है जो जाती है, तो सोन रिवर है जो जाके डायरेक्टली गंगा में मिल जाती है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जितनी भी रिवर्स हैं, ये जितना भी पार्ट है जो डायरेक्टली या तो गंगा में जाके मिल जाती है सोन की तरह, या तो इनडायरेक्टली पहले यमुना से जाके मिलती है और यमुना के बाद में गंगा में जाके, यमुना गंगा की ट्रिब्यूटरी है तो उसमें जाके मिल जाती है। तो ये जो ऊपर की जितनी भी आप ये रिवर्स देख रहे हैं ना, ये क्या है, गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है। क्लियर है आप सबको? नहीं को ये इरेज करने दे दीजिए, अदरवाइज बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगी, बड़ा मैसी हो जाएगा। तो गंगा रिवर सिस्टम मैंने आपको बता दिया कि क्या होती है, रिवर सिस्टम क्या होता है, गंगा रिवर सिस्टम आपको कैसे देखने मिलती है। देन हम बात करते हैं नर्मदा की। तो नर्मदा, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस तरीके से नर्मदा रिवर यहाँ से निकलती है अमरकंटक हिल्स में और यहाँ पर गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में जाकर मिल जाती है। तो नर्मदा रिवर सिस्टम हो गया। देन ताप्ती, ताप्ती भी जस्ट हम पहले के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, यहाँ से निकलती है मुल्तई बैतूल से और यहाँ से इस तरीके से बहकर सीधे अरेबियन सी में चली जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग रिवर सिस्टम्स होते हैं, क्योंकि ये कोई और रिवर में जाकर नहीं मिलती है, डायरेक्टली सी में जाकर मिलती हैं, तो इसलिए इनका खुद का रिवर सिस्टम कहलाता है। नर्मदा रिवर सिस्टम, ताप्ती रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम। इसके अलावा माही रिवर निकलती है, माही, महानदी नहीं, माही रिवर होना चाहिए यहाँ पे, माही रिवर निकलती है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, छोटी सी रिवर है। इसके बाद में आती है गोदावरी रिवर सिस्टम। गोदावरी रिवर सिस्टम में हम कौन सी रिवर देखते हैं, देखिए ये जो रीजन है ना, यहाँ से पेंच, वेनगंगा, वर्धा, ये रिवर निकलती है, नीचे जाके रिवर्स में मिलती है और इधर गोदावरी रिवर है, गोदावरी में जाके मिल जाती है। तो हम इस रीजन को क्या बोलते हैं, गोदावरी रिवर सिस्टम का पार्ट। ठीक है, मैंने इस लेक्चर के अंदर मैप्स थोड़े कम ऐड किए हैं, इसलिए आपको समझा नहीं पा रही हूँ। नेक्स्ट जब रिवर से रिलेटेड जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको अच्छे से क्लियर करूँगी। और अब हम डिस्कस करेंगे नर्मदा रिवर के बारे में। नर्मदा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर है मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहा जाता है नर्मदा को। नर्मदा सबसे लंबी रिवर है जो मध्य प्रदेश में हमको देखने मिलती है। इस रिवर का खुद का रिवर सिस्टम है, तो सबसे पहले हम नर्मदा रिवर देखते हैं। यदि हम नर्मदा रिवर की बात करते हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर ऑफ इंडिया है, सेक्रेड है, पायस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है। ये जो रिवर है नर्मदा, ये इंडिया की 5th लार्जेस्ट रिवर है। जो एक जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था टोलेमी, उन्होंने इसको नमोडास का नाम दिया था और इसलिए इसका बाद में नाम पड़ा नर्मदा। इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि नर्मदा एक नेचुरल डिवाइडर है बिटवीन साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया। हमने देखा कि मध्य प्रदेश बिल्कुल मिडिल में आता है, सेंट्रल ऑफ इंडिया में आता है, इसलिए इसको मध्य प्रदेश बोलते हैं। और मध्य प्रदेश के बीच में से विंध्य माउंटेन रेंज के नीचे से नर्मदा निकलती है और ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को 2 पार्ट्स में काटती है। इसके अलावा जो नर्मदा है वो फ्लो करती है ईस्ट टू वेस्ट। यदि हम नर्मदा की बात करते हैं तो कहाँ से निकलती है, ये यहाँ से अमरकंटक हिल से निकलती है, ईस्ट से निकल के वेस्ट की तरफ जाती है। इंडिया में बहुत कम रिवर्स हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, मैक्सिमम जो रिवर्स हैं वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं। ओके, तो ये एक एक्सेप्शनल चीज़ है, नर्मदा रिवर की बड़ी रिवर है और ईस्ट टू वेस्ट जाती है। इस रिवर को गंगा कहा जाता है मध्य प्रदेश का, इन टर्म ऑफ पायसनेस। अलग अलग चीज़ों में गंगा कहा जाता है मध्य प्रदेश की रिवर्स को, जैसे गंगा ऑफ मध्य प्रदेश कहलाती है बेतवा रिवर इन टर्म ऑफ पॉल्यूशन।
ओके, तो अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग रिवर को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। यदि हम पायसनेस, सेक्रेडनेस की बात करें, ऑस्पिशियसनेस की बात करें, तो उस मैटर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिवर है मध्य प्रदेश की वो आती है नर्मदा। नर्मदा के कुछ और नाम भी हैं, कुछ और नाम से भी हम नर्मदा को जानते हैं, जैसे कि मैकलसुत, सोमा देवी, देन रीवा। रीवा डिस्ट्रिक्ट से कंफ्यूज मत करिएगा, जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम इस रीवा से ही आया है। ओके, रीवा नाम से ही फेमस है नर्मदा रिवर। अब हम डिस्कस करेंगे इनके व्हीकल के बारे में। तो इनका व्हीकल है क्रोकोडाइल। कभी आपने, यदि आप हिंदू रिलीजन के फॉलोअर हैं और कभी आप होशंगाबाद गए हैं, क्योंकि मेरा रिलेशन है होशंगाबाद से, तो वहाँ पे काफ़ी सारी माँ नर्मदा की मूर्तियाँ मिलती है और जिसमें वो मगर पे बैठी होती हैं, क्रोकोडाइल पे बैठी होती है, वो उनका वाहन होता है। इसके बाद में लेंथ होती है इसकी 13-12, ऐसे याद रखिए 13-12, तो बहुत ईजिली याद रहेगा आप। 13-12 इसकी लेंथ होती है। 815.2 माइल्स के अंदर इसकी लेंथ निकालते हैं तो इतनी होती है। अब डिस्कस करेंगे ओरिजिन। मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ, अमरकंटक हिल्स ऑफ अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से निकलती है ये, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर से ये निकलती है और इस तरीके से बहती है। ओके, ये नर्मदा रिवर सिस्टम है, आप समझ लीजिए। काफ़ी अच्छे से नर्मदा का बेसिन इसमें बताया है। इसकी जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं वो अलग अलग जगह से यहाँ पर आकर मिल जाती हैं। नर्मदा कहाँ एंटर होती है? गल्फ ऑफ खंबाट कहलाता है ये वाला रीजन, अरेबियन सी में यहाँ पर जाकर ही चली जाती है गल्फ ऑफ खंबाट में। यहाँ पर ये 13 माइल्स, अराउंड 21 किलोमीटर की एस्चुरीज बनाती है। देखिए, रिवर्स जब ओशियन में जाके मिलती है तो वो अलग अलग तरीके के लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। जैसे कि हम गंगा, यमुना, गोदावरी, इन रिवर्स की बात करते हैं तो वो डेल्टा बनाती हैं। मतलब कि वो काफ़ी सारा सेडिमेंट, काफ़ी सारी मिट्टी अपने साथ लेकर जाती है, तब वो अपने पाथ से जा रही होती तो, और वो जो मिट्टी होती है वो ये जो डेल्टा वाला रीजन होता है वहाँ पर छोड़कर फिर ओशियन में मिलती है। तो ये जो डेल्टा वाला रीजन होता है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव सॉइल आपको वहाँ पे देखने मिलती है, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रीजन होता है डेल्टा। ओके, अब ये एशुरीज क्या होती है? तब एशुरीज वो होती है तब रिवर एक ऐसे रीजन से भेजे जहाँ निकले जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इरोजनल एक्टिविटी नहीं हो रही हो, क्योंकि ये एक रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली क्या होती है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तब दो लैंड के एरिया के बीच में रप्चर होता है, फॉल्ट आता है और दो एरिया ब्रेक हो जाते हैं और उसके बीच में से रिवर बहने लगती है। तो वो पर्टिकुलर रीजन जहाँ से रिवर बहती है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। क्योंकि ये रिफ्ट वैली से निकलती है, बहुत सारे सेडिमेंट्स अपने साथ कलेक्ट करके नहीं लाती, तो ये डेल्टा नहीं बनाती है। ये क्या बनाती है? ये एस्चुरी बनाती है। अब जो एस्चुरी होती है वो कैसी होती है? एक लंबा सा रीजन होता है जहाँ पर ये पानी बहता है और फिर जाके ओशियन में मिल जाता है। एस्चुरी भी एक टाइप का रिलीफ होता है, जो यदि आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी में आप एस्चुरीज के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कितना लंबा ये ट्रैवल करती है? तो मध्य प्रदेश में अराउंड 1077 किलोमीटर ये ट्रैवल करती है। ओके, उसके बाद में ये गुजरात में एंटर हो जाती है। ये गुजरात की बॉर्डर है, यहाँ से गुजरात में एंटर हो गई है। तो ये वाला जो पार्ट है ये 1077 किलोमीटर लंबा होता है। अब डिस्कस करेंगे कैचमेंट एरिया। देखिए, एमपीपीएससी में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, तो फैक्ट्स तो आपको भूलना ही नहीं है। लाइक टोटल लेंथ कितनी है नर्मदा की? 13-12। मध्य प्रदेश में कितना किलोमीटर? 1077। रिफ्ट वैली से निकलती है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। गल्फ ऑफ खंबाट में जाके मिलती है। अमरकंटक हिल्स, अनूपपुर से ये ओरिजिन होती है। ओके, 93,180 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को ये कवर करती है। इसका कैचमेंट एरिया जो है वो 93,180 स्क्वायर किलोमीटर होता है। यदि हम कैचमेंट एरिया की बात करें, कैचमेंट एरिया मतलब वो रीजन होता है जहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह जाती है और जिन रिवर्स का पानी नर्मदा में आता है, जिस जिस रीजन से नर्मदा में पानी आता है उसको बोला जाता है उसका कैचमेंट एरिया। तो यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मैक्सिमम नर्मदा का कैचमेंट एरिया आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा? एमपी में देखने के लिए मिलेगा, अराउंड 29.9%। इसके बाद में गुजरात में देखने मिलेगा, अराउंड 6.5%, छोटा सा एरिया है। इसके अलावा
2.7%। ये रीजन देख रहे हैं आप, यहाँ पे महाराष्ट्र गुजरात की बॉर्डर है और ये देखिए ये एमपी, ये इतना सा एरिया जो है ये महाराष्ट्र में आता है इस रिवर का, ये इसका कैचमेंट एरिया है। तो महाराष्ट्र, ओके, ये गुजरात, ये एमपी। तो इस तरीके से 3 स्टेट्स में इसके कैचमेंट एरिया को डिवाइड किया जाता है, जिसमें 89.9% एरिया मध्य प्रदेश में है, देन गुजरात 6.5%, देन महाराष्ट्र 2.7%। अब हम डिस्कस करेंगे ये रिवर कैसी बहती है, कहाँ कहाँ से निकलती है। यदि हम इस रिवर की बात करें, ओरिजिन की बात करें, तो ये एक टाइनी रिजर्वायर है, एक छोटा सा कुंड है। ये देख रहे हैं आप पिक्चर में, नर्मदा कुंड कहा जाता है इसको, कि आपको अमरकंटक में देखने के लिए मिलेगा, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहाँ पे एक कुंड है और यहीं से निकलती है हमारी नर्मदा रिवर। अमरकंटक हिल पे है ये। एलिवेशन क्या है इसका, 1057 मीटर, अराउंड 3467.8 फीट ऊपर से ये रिवर बहती है। तब इनिशियली स्टार्टिंग में निकलती है तो अमरकंटक रेंज से निकलती है, और वहाँ से निकलने के बाद में ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर बाद नर्मदा कुंड जो है, ये नर्मदा कुंड है, उससे 6 किलोमीटर बाद एक फॉल पड़ता है जिसको हम बोलते हैं कपिल धारा फॉल। ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये फॉल 6 किलोमीटर रिवर आने के बाद में यहाँ से इसका पानी नीचे की तरफ जाता है 100 फीट। ठीक है, तो ये पहला फॉल है जो हमको नर्मदा रिवर का देखने मिलता है। नर्मदा कुंड के बाद जो पहला फॉल हम देखते हैं वो क्या है, तो वो कपिल धारा फॉल है। फिर इसके बाद में फिर 1 किलोमीटर आगे जाती है तो फिर एक और फॉल आता है जिसका नाम है दुध धारा फॉल। तो ये 1 किलोमीटर फर्दर डाउन फ्रॉम कपिल धारा वाटरफॉल इज द दुध धारा वाटरफॉल, और ये जो वाटरफॉल है ये 10 से 12 फीट की हाइट पे है। तो पहले नर्मदा कुंड, फिर कपिल धारा, फिर दुध धारा, इस तरीके से फॉल्स आते हैं। ठीक है, फिर नर्मदा रिवर थोड़ी सी और आगे जाती है, फिर थोड़ी सी और बहती है और जबलपुर वाले रीजन में एंटर हो जाती है। और फिर जबलपुर वाले रीजन में एंटर होने के बाद में यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फॉल आता है जो कि 9 मीटर ऊपर से यहाँ पे पानी गिरता है, 29.5 फीट ऊपर से पानी गिरता है, और इसको हम बोलते हैं धुआंधार। यहाँ पे एक्चुअली वाइट मार्बल है। जब आप कटनी जबलपुर इस रीजन की बात करते हैं, हमने तब रॉक सिस्टम भी पढ़ा था, तो यहाँ पे जो हमको रॉक्स देखने मिलती है, मार्बल देखने मिलती है, और वाइट मार्बल नीचे है यहाँ पर, और उस पर तब पानी गिरता है तो वो धुएं जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम है धुआंधार फॉल, फॉल ऑफ मिस्ट। ठीक है, द रिवर रन फॉर 300 किलोमीटर और 1.3 किलोमीटर, सॉरी, the river run for 3 kilometer or 1.9 miles in the deep water course over the basalt stone and magnesium। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रिवर है वो 3 किलोमीटर लंबी मार्बल रॉक्स के ऊपर बहती है। ठीक है, तो सबसे पहले नर्मदा कुंड, फिर आया कपिल धारा, फिर आया धुआंधार, सॉरी, पहले आया नर्मदा कुंड, फिर आया कपिल धारा, फिर आया दुध धारा, फिर उसके बाद में धुआंधार। तो ये इम्पॉर्टेंट फॉल्स हैं जो कि नर्मदा रिवर में पड़ते हैं, नर्मदा रिवर की ये फॉल्स हैं। इसके बाद में एक फॉल नरसिंहपुर में भी आता है, ज़्यादा ऊंचा नहीं है, सिर्फ 3 मीटर की हाइट पे आपको देखने मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट फॉल आते हैं वो होते हैं मानधारा और दर्दी। ये जो मानधार और दर्दी जो फॉल है ये हांडिया और बड़वा के बीच में आते हैं, और जो सहस्त्रधारा जो फॉल है वो महेश्वर में पड़ता है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सहस्त्रधारा फॉल कौन सी रिवर पे पड़ता है तो उसका आंसर आएगा नर्मदा। यदि पूछा जाए कि मानधार या दर्दी वाटरफॉल कहाँ पे आता है तो ये हांडिया और बड़वा के बीच में आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और कहाँ पर आता है तो नर्मदा रिवर पे आता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो नर्मदा रिवर से रिलेटेड है। फॉल्स पे क्वेश्चन आता है तो पहले कपिल धारा, फिर आता है दुध धारा, फिर आता है धुआंधार, फिर उसके बाद में नरसिंहपुर के अंदर एक फॉल आता है, फिर उसके बाद में मानधार और दर्दी करके फॉल आते हैं जो कि आते हैं हांडिया और बरवा के बीच में। और फिर इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट फॉल आता है, वो होता है सहस्त्रधारा वाटरफॉल। ये कहाँ आता है
महेश्वर के अंदर आता है। यदि आपको याद हो तो तब हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे और हम माइथोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं, जब हिस्ट्री मालवा की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो महेश्वर के बारे में पढ़ते हैं और वो सहस्त्रबाहु अर्जुन, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो उन्हीं के नाम पे सहस्त्रधारा फॉल आपको कहाँ देखने मिलेगा, महेश्वर में देखने मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज, कौन सी ट्रिब्यूटरीज आती है, तो कुछ ट्रिब्यूटरीज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक तवा। ये जो तवा रिवर है ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है नर्मदा रिवर की, इम्पॉर्टेंट रिवर है। आई थिंक ये बैतूल से निकलती है, बैतूल से निकलने के बाद में ये नर्मदा रिवर में जाकर मिल जाती है इटारसी के पास। यहाँ पे डैम आता है तवा डैम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम आगे तब डैम्स और प्रोजेक्ट्स पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे दूधी रिवर आती है, गंजल, शक्कर, शेर, ठीक है। तो ये साउथ से मिलने वाली रिवर्स है। नॉर्थ की बात करेंगे तो हिरन, करम, चोरल, लोहर, ओके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो शक्कर रिवर है वो, तवा रिवर और दूधी रिवर ये हैं। इसके अलावा आप रिवर्स के थोड़े नाम याद रखिए कि यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से कौन किसकी ट्रिब्यूटरी है तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट के बारे में। यदि हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो अनूपपुर, ढिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद, देवास, रायसेन, सीहोर, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, अलियासपुर, यहाँ से ये रिवर निकलती है। यदि आप देख रहे हैं तो कितना बड़े रीजन को कवर करते हुए निकलती है, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे आते हैं। सॉरी, मैं इस लेक्चर के अंदर काफ़ी सारे मैप्स इंक्लूड करना भूल गई हूँ। मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर आपको मैप के अंदर स्पेसिफिकली सारे डिस्ट्रिक्ट्स याद करवा दूंगी कि कहाँ कहाँ से कैसे निकल रही है। इसके बाद में यदि हम सिटीज़ की बात करते हैं, देखिए डिस्ट्रिक्ट अलग चीज़ हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा रीजन रहता है, वहाँ पे एक सिटी होती है। तो सिटीज़ कौन सी फेमस सिटी है जो नर्मदा रिवर के बैंक पे पड़ती है। यदि हम नर्मदा रिवर के बैंक की इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात करें तो वो है अमरकंटक, जबलपुर, होशंगाबाद, ओमकारेश्वर, महेश्वर। ओमकारेश्वर महेश्वर का नाम तो हम बहुत बार सुनते हैं। होशंगाबाद और जबलपुर ये दो भी बहुत फेमस प्लेस है। अमरकंटक तो मेन नर्मदा कुंड है ही वहाँ पर, तो वहीं से निकलती है। इसके बाद में बड़वानी, हरदा, बड़वा, कसरावत, निमावर और पुनासा। पुनासा डैम का नाम भी हम बहुत बार सुनते हैं तो पुनासा भी याद ही रहता है। तो बड़वानी, हरदा, बड़वा, कसरावत, निमावर, इन प्लेसेस के थोड़े से नाम आप याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये काम आएगा। अब कुछ नोटेबल फैक्ट्स देख लेते हैं हम इस रिवर से रिलेटेड। यदि हम नर्मदा रिवर की बात करते हैं तो ये इसको लिविंग ह्यूमन बींग का स्टेटस प्रोवाइड किया है सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में। मतलब कि नर्मदा रिवर को एक लिविंग ह्यूमन बींग की तरह माना जाता है, ओके। तो इनको एक स्टेटस है कि ये एक लिविंग ह्यूमन बींग है, तो इसको हार्म नहीं किया जा सकता। इनको डिग्रेड करने के पहले आपको सोचना होगा। ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फॉल्स के नाम कपिलधारा, दर्दी, मानधारा, गोलधारा भी एक फॉल पड़ता है इस पे, दुग्धधारा, सहस्त्रधारा। इसके अलावा धुआंधार यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो धुआंधार का भी नाम आप इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। गंगा रिवर सिस्टम में कौन सी रिवर्स आती है, किस तरीके से रिवर सिस्टम होता है, ये हम ऑलरेडी सबसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। तो अब हम डिस्कस करेंगे गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम में सबसे पहले आती है चंबल रिवर। चंबल रिवर की हम बात करते हैं तो देखिए इस तरीके से निकलती है, इंदौर से, यहाँ से जानापाव से निकलती है, इस तरीके से ये जाती है इस रीजन को क्रॉस करके। इसलिए यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो चंबल डिवीजन में आते हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना उसको हम चंबल डिवीजन के अंदर इंक्लूड करते हैं, गॉट इट। तो ये इस तरीके से ये रिवर का पाथ इस तरीके का आपको देखने मिलता है। वन ऑफ द क्लीनेस्ट पेरिनियल रिवर ऑफ इंडिया कहलाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये यहाँ पे कि क्लीनेस्ट रिवर कहलाती है। ओरिजिन मैंने बता दिया, जानापौव, महू, मध्य प्रदेश, विंध्यन माउंटेन रेंज से ये निकलती है। माउथ की बात करें कि इसका माउथ कहाँ है, किससे जाकर मिलती है, कहाँ एंड होती है, तो यमुना रिवर, जालौन, इटावा,
यूपी, ये यूपी इटावा नाम की प्लेस है, वहाँ पर जाकर ये यमुना रिवर से मिल जाती है। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती है? यमुना रिवर की कहलाती है। यदि हम इसके पुराने नाम की बात कहें तो जो एंशियंट हिस्ट्री के जितने भी सोर्सेस हैं उसमें इसे चरमावती कहा गया है। देन लेंथ की बात करें तो 965 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है, काफ़ी लंबी रिवर है ये, और मध्य प्रदेश की इम्पॉर्टेंट रिवर कहलाती है। यदि हम नर्मदा के बाद देखें तो चंबल एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर है मध्य प्रदेश में। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास, ये सारी रिवर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके से ये रिवर्स मिलती हैं। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो धार, उज्जैन, रतलाम, इंदौर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, यहाँ से ये रिवर निकलती है। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं उस तरह से ये निकलती है। भिंड, मुरैना यहाँ से निकल कर ये यूपी में निकल जाती है। इम्पॉर्टेंट सिटी जो कि चंबल रिवर के बैंक पे है तो उसमें आती है धार, श्योपुर, महू, रतलाम, मुरैना। ओके, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा होता है और जो सिटी ऑन द बैंक ऑफ रिवर चंबल आती हैं वो ये इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। नाम याद रखिएगा क्योंकि एमपीपीएससी में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यदि हम बात करें इसके वाटरफॉल की तो हमने वहाँ पे बहुत सारे वाटरफॉल पढ़े नर्मदा में। यहाँ पे हम एक इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल पढ़ते हैं जिसको चूलिया वाटरफॉल कहा जाता है, जो कि भैंसरोडगढ़ नाम की एक प्लेस है, कोटा राजस्थान में, वहाँ पे पड़ता है। कई बार कुछ बुक्स के अंदर ये मेंशन होता है कि एमपी में है, बट एक्चुअली में ये राजस्थान में है। भैंसरोडगढ़ नाम की प्लेस है, वहाँ पर आपको ये फॉल देखने मिलता है। बहुत ब्यूटीफुल फॉल है ये। ओके, इसके अलावा मेन सिटीज़ मैंने वापस से मेंशन कर दी है, तो ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा मेंशन हो गया है। कैचमेंट एरिया, जो इस रिवर का कैचमेंट एरिया है उसमें से 59,940 स्क्वायर किलोमीटर का जो रीजन है वो मध्य प्रदेश में आता है। भिंड मोरेना रीजन के अंदर, भिंड और मोरेना वाला जो रीजन है इस रिवर का, मतलब कि जब ये इधर ऊपर से बहती है तो इस रीजन के अंदर ये रेवाइंस बनाती है। रेवाइंस को हम बैडलैंड टोपोग्राफी भी बोलते हैं। रेवाइंस बनाती है वाटर इरोजन की वजह से। ये देख रहे हैं आप डायग्राम में कि किस तरीके की टोपोग्राफी दिख रही है हमको लैंड की। ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं से पानी निकल के मिट्टी बिल्कुल साफ हो गई है, कुछ अलग तरीके की टोपोग्राफी आपको देखने मिलेगी। तो इसको हम बोलते हैं रेवाइंस। ये आपको भिंड और मोरेना वाले रीजन में देखने मिलते हैं मध्य प्रदेश में। इसको कई बार बैडलैंड टोपोग्राफी भी कहा जाता है। ओके, इसके बाद अब जो हमारी नेक्स्ट रिवर है वो है शिप्रा रिवर। शिप्रा को हम गंगा ऑफ मालवा बोलते हैं। गंगा ऑफ मालवा लिखा है, एमपी नहीं लिखा है। ये जो शिप्रा रिवर है, ये देखिए, ये है चंबल रिवर। ये जानापाव से निकली, महू इंदौर से ही निकलती है, और जस्ट इसके थोड़े से इस साइड से निकलती है। उज्जैनी नाम का एक विलेज है, उज्जैनी नाम के विलेज से निकलती है जो कि इंदौर में है। उज्जैन सिटी से नहीं, इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होना। उज्जैनी विलेज है इंदौर में, वहाँ से ये रिवर निकलती है। और फिर ये जो उज्जैन जो सिटी है इंपॉर्टेंट महाकालेश्वर की सिटी, वो इसके बैंक पे पड़ती है, और 195 किलोमीटर के आसपास का ट्रैवल करके ये चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी बन जाती है, उसमें मिल जाती है। क्लियर है? कहाँ से ओरिजिन होती है? तो ये जो माउंटेन है उसको बोला जाता है काकरा बर्डी माउंटेन। काकरा बर्डी नाम के माउंटेन्स आते हैं, विंध्यन माउंटेन रेंज का ही पार्ट है। वहाँ से ये निकलती है उज्जैनी नाम के विलेज से। कंफ्यूज मत होना, उज्जैन अलग है, उज्जैनी विलेज अलग है। गॉट इट? 100 ऑफ हिंदू श्राइन्स, काफ़ी सारी हिंदू प्लेसेस, आपको हिंदू श्राइन्स की प्लेसेस ऑन द बैंक ऑफ रिवर शिप्रा देखने मिलती है। यदि हम इस मैटर में बात करें, पेरिनियल रिवर्स के अंदर जितनी भी रिवर्स हैं, ये एक पेरिनियल रिवर है और इसको सेक्रेड रिवर कंसीडर किया जाता है।
ओके, गंगा रिवर की तरह जितनी सेक्रेड गंगा रिवर मानी जाती है उसी तरीके से ये भी बहुत सेक्रेड मानी जाती है, क्योंकि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं उसमें एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर वो यहीं पे पड़ता है, इसलिए शिप्रा रिवर को बहुत ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है। ये रिवर देवास और उज्जैन में बहती है, उसके बाद में ये चली जाती है चंबल रिवर में। ट्रिब्यूटरी की यदि बात करें तो खान रिवर, यदि आप इंदौर से हैं, एमपी के सारे स्टूडेंट्स इंदौर तो गए ही होंगे, वहाँ पे आपने खान नदी का सुना होगा। एट प्रेजेंट तो मतलब नाले जैसा ही दिखता है, बट हाँ, खान रिवर वो इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसकी लेंथ यदि देखें तो 195 किलोमीटर है। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहीं पर फिनिश होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आगे की रिवर्स को, बेतवा, सिंध, काली सिंध, पार्वती, सारी रिवर्स जो कि गंगा रिवर सिस्टम में आती है वो सारी रिवर्स को कवर करेंगे। उसके बाद में हम ताप्ती रिवर सिस्टम, माही रिवर सिस्टम और फिर गोदावरी रिवर सिस्टम देखेंगे। ओके, इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम जो आर्ट और आर्किटेक्चरल साइट्स चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो प्लेसेस बची हुई हैं उनको जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको क्लियर करना है और आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यदि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कुछ डाउट्स हैं तो देन हम एक लाइव सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। यदि आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और ज़्यादा मोटिवेट होकर इस तरीके के लेक्चर्स बना पाऊँ। थैंक यू।